एक व्यक्ति जो था एक मास्क में नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो वहाँ जो लोग थे उनमें से एक जो था वो डॉक्टर था, वो उसको सीपीआर करते करते हमारे यहाँ लाया और हमने उसको आधा घंटा और रिसर्च किया यहाँ पर, और 4-5 दिन के बाद वो पेशेंट जो है चलते चलते घर गया। 70 to 80% लोगों में सीपीआर के बारे में पता ही नहीं है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की तो दूर दूर की बात है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि डॉक्टर आएगा, एम्बुलेंस आएगी, वो करेगी, तब तक वो आधा घंटा जो है ना वो निकल गया होता है और ब्रेन जो होता है सिर्फ 6-7 मिनट में डेड हो जाता है अगर उसको हम परफ्यूज नहीं करें। जब भी आप कोई व्यक्ति या बच्चा देखेंगे जिसको सीजर हो रहा है तो उसके जेब में ज़रूर चेक करें कि या उसके बैग में कि वो स्प्रे तो नहीं है। अगर वो स्प्रे या ड्रॉप्स आपको मिल जाता है तो वो उसके नाक में वो उसको स्प्रे करें, क्योंकि मिडाजोलम होता है जो होता है बेंजोडाइज़ेपिन, उसके ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसको ब्रेक करने के लिए। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टुवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करते हैं लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरमीत सिंह कपूर, जो कि स्पेशलिस्ट हैं और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा के। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब चेयरमैन भी हैं वर्ल्ड इमरजेंसी केयर सोसाइटी के। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा शो में। थैंक यू ऋतु जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी एंड ट्रॉमा डिपार्टमेंट क्या होता है और उसके क्या रोल्स रहते हैं एक पेशेंट ट्रीटमेंट में। इमरजेंसी मेडिसिन जो है ये एक नई ब्रांच है इंडिया में, वेरी इमर्जिंग एंड यंग ब्रांच है इन इंडिया। जी डॉक्टर साहब। अगर हम बात करेंगे यूएसए की, यूरोप की या यूके की, वहाँ ये बहुत ही डेवलप्ड ब्रांच है और हाईली पेड ब्रांच है। बट अभी इंडिया में जस्ट न्यू ब्रांच है। अभी इसमें एमडी भी होता है, इसमें डीएनबी भी होता है, इसमें बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम भी होते हैं जो कि नीड ऑफ द आवर है इंडिया में। अब इसका जो रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा हो गया, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, या कोई ट्रॉमा केस अगर आपका आता है जो कि फर्स्ट आवर या जिसको हम बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड एक होता है, गोल्डन आवर जो होता है, उस पीरियड में जो एक पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देनी होती है, जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये इन सब का रोल जो होता है वो इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा में होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की इमरजेंसीज में। भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज हैं जो आपको देखने को मिलती हैं? इमरजेंसी, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री और यहाँ आपको हर प्रकार की, हर टाइप की इमरजेंसी देखने को मिलती है। हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको, जैसे हम ऊपर से हेड टू टो हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक में मिल सकता आते हैं, हेड इंजरीज आती हैं बहुत जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, चेस्ट पेन या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, इसमें अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, एक्यूट एब्डोमिनल वाली इमरजेंसी हो सकती हैं, लिम्ब इंजरी हो सकती है, लिम्ब थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है, तो बहुत सीजर हो सकता है ना। तो बहुत सारे ऐसी लॉन्ग लिस्ट ऑफ इमरजेंसीज हैं जो कि हम इंडिया में देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला हेड टू टो, आज मैं अपने दर्शकों को हेड से लेकर टो तक सारी इमरजेंसीज के बारे में और जागरूक करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हेड पे आते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात करना चाहूँगा। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या फर्स्ट एड एक पेशेंट को वो सिम्टम्स देख के लेना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऋतु जी यहाँ पर कि इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर साहब। विच हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया में लोगों में ये रिकॉग्नाइजेशन का अवेयरनेस नहीं है। जी। ब्रेन स्ट्रोक सिंपल होता है कि जो ब्रेन को, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे ब्रेन को, उनमें अगर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइजेशन आ जाए, जैसे वो दो टाइप की हो सकती है। वन कि अगर आर्टरी में क्लॉट बन जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो जो उसका आगे वाला हिस्सा है ब्रेन का, उसको ब्लड नहीं मिलता है, और अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो वो जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया जिसको वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें डैमेज आ जाता है। उसको हम बोलते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, जो कि मोस्ट कॉमन है, 80 to 90% लोगों में यही होता है। दूसरा होता है कि अगर ये जो आर्टरी है इसमें अगर रप्चर हो जाए, अगर वो फट जाए, और उसमें भी सेम कंडीशन हो सकती है कि आगे वाले हिस्से को ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं उसको, ब्रेन हेमरेज जिसको हम कहते हैं। तो दो टाइप का ये ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक होता है जो कि एक व्यक्ति में पाया जाता है।
जो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है वो 10% या 15% की पॉपुलेशन में पाया जाता है, और मोस्ट कॉमनली जो है इस्चेमिक ब्लड ब्रेन स्ट्रोक पाया जाता है। अब इसके सिम्टम क्या है, मैं एक बहुत ही सरल और इजी वे में अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको सिंपल वे में एक निमोनिक याद रखना है जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये ताकि सारे लोग इसको समझें और सुने। BEFAST, बी फास्ट। बी का जो मतलब होता है वो बैलेंस होता है। अगर किसी व्यक्ति में अचानक से इम्बैलेंस बॉडी हो जाए या चलने फिरने में वो लड़खड़ाने लगे तो वो एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का। सेकंड ई हो गया आई का मतलब हो गया अगर किसी व्यक्ति में ब्लर्ड विजन है, धुंधलापन आ जाता है आंखों में या उसकी आंख की रोशनी चली जाती है, चाहे एक हो या दोनों आंखों में चले जाए, दैट कैन आल्सो बी ए सिम्टम ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। थर्ड होता है एफ का मतलब हो गया फेशियल डिविएशन। अगर किसी व्यक्ति में मुंह जो है फेस टेढ़ा हो जाता है ना, तो वो भी एक सिम्टम होता है ब्रेन स्ट्रोक का। देन इज ए का मतलब हो गया आर्म ड्रिफ्ट। अगर किसी व्यक्ति में अपर लिम या लोअर लिम में, चाहे वो पाँव हो या फिर बाजू हो, उसमें अगर वीकनेस आ जाती है, चाहे एक साइड हो या दोनों साइड हो, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का। और जो लास्ट का वर्ड जो है दैट इज एस का मतलब हो गया स्लरिंग ऑफ स्पीच। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, है ना, और कोई व्यक्ति आपस में हम ऐसी बात करें कि जो आपको समझ ना आए, उसको बोलते हैं स्लरिंग ऑफ स्पीच। ठीक है, वो भी एक सिम्टम होता है ब्रेन स्ट्रोक का। एंड द लास्ट वन इज टी। अगर ये कोई भी सिम्टम जो अभी मैंने बोला बी फास्ट, इसमें से अगर कोई भी एक सिम्टम है या एक से ज़्यादा है तो ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जो लास्ट का वर्ड जो है टी है, टी का मतलब हो गया दिस इज द टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस और टू ट्रांसपोर्ट दिस पेशेंट टू द नियरेस्ट टर्शरी केयर इमरजेंसी। मैं टर्शरी केयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक है, चाहे वो इस्चेमिक हो जैसे मैंने बोला, या फिर अगर वो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है, अगर हम किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहाँ पर सीटी की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होता है, और मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल में ट्रेन इमरजेंसी फिजिशियन भी नहीं होता है। तो हमें वो क्या करेंगे, वो उसको देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर आगे किसी हॉस्पिटल में रेफर करेंगे, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, है ना। तो वो जो टाइम है ना, वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पेशेंट को अगर कोई भी सिम्टम ऐसा आता है किसी व्यक्ति में, तो आप टर्शरी केयर बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए जो भी नियरेस्ट हो, ताकि वहाँ पर तुरंत जाके उस पेशेंट का सीटी हो सके और हम ये देख सकें। सीटी से हम क्या करते हैं, सीटी से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है या फिर इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक है जी, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जो इस्चेमिक होता है, जो कि मैंने बोला कि ब्लॉकेज की वजह से होता है, उसमें एक इंजेक्शन आता है जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। वो इंजेक्शन जो है वो 30-40 हज़ार का आता है या 60-70 हज़ार का भी, 2 डिफरेंट इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए विद इन 3 आवर, मैक्सिमम 4.5 आवर अगर हम पहुंच गए, वो इंजेक्शन देते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पेशेंट रिकवर हो जाए। और अगर हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर हम चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी। अब हम अगर बात करेंगे कि हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक ऑलरेडी रप्चर होता है हमारी ब्लड वेसल ब्रेन की ना, तो उसमें ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इसलिए आपको जब भी इस पेशेंट को लेके जाना हो तो टर्शरी केयर नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो प्रोन होते हैं ब्रेन स्ट्रोक, क्या अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है ऐसे ब्रेन स्ट्रोक का, और किस तरह के डायग्नोसिस एक आम आदमी को कराने चाहिए कि वो ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सके? मैंने आपको सिंपल यही बोला कि ब्रेन स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जी। रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक का डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये मेजर 2 बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है, या स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के जी। डॉक्टर साहब, तो इसको अर्ली डायग्नोज जो है वो जो अभी मैंने बोला है, निमोनिक बी फास्ट जी। आई थिंक ये बहुत अच्छा निमोनिक दिया आपने हमारे दर्शकों को, और इससे वो अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे एक ऐसे सिम्टम का। डॉक्टर साहब, ब्रेन से जुड़ी दूसरी कंडीशन जो कि अगेन इमरजेंसी में आती है, वो है सीजर अटैक, जिसको हम एपिलेप्सी भी कहते हैं। उसके लक्षण क्या है और क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए एक एपिलेप्टिक पेशेंट को जिसको सीजर अटैक हुआ है? देखो, जो सीजर है, सीजर अपने आप में एक सिम्टम है। सीजर का मतलब है कि एबनॉर्मल मूवमेंट होती है एक बॉडी की, है ना, एंड जो कि ब्रेन के माध्यम से होती है। तो इसमें सिम्टम इज
द सीजर या जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करना है, फर्स्ट एड जो है इसका वेरी सिंपल है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, है ना। तो आपने क्या करना है, एज अ लेमैन आपने पेशेंट को मुंह में चम्मच नहीं डालना है, मुंह में पानी नहीं डालना है। सिंपल वे में पेशेंट को एक स्मूथ हार्ड प्लेस में, चाहे बेड पे उसको लिटा दो उसको, और उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है जिसको हम सेफ पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है उसके जॉ बड़े बंद हो जाते हैं, जॉ स्टक हो जाते हैं, हाथ पैर बड़े टाइट हो जाते हैं, तो उसको उनसे लड़ना नहीं है, उनको रोकना नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको सिर्फ हेड अप करना है थोड़ा सा, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देनी है उस पेशेंट को, एंड वेट कि ये सबसाइड हो जाए। अच्छी बात ये है कि 90% केसेस में, मोर देन 90% केसेस में जो सीजर होता है वो अपने आप सबसाइड हो जाता है, ठीक है ना। और जो सीजर सबसाइड नहीं होता है, जैसे जो 5 मिनट से ज़्यादा खींच जाता है या आधे घंटे से ज़्यादा खींच जाता है, उसको एपिलेप्सी अटैक कहते हैं हम लोग। उस केस में आपको तुरंत इस पेशेंट को नियरेस्ट इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बहुत सारे मिथ्स हैं सीजर से जुड़े जो कि देखने को मिलते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मोजा सुंघा दे और चप्पल से पिटाई करे एक सीजर होते हुए पेशेंट की। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या मेडिकल एविडेंसेस है और क्या ये सब करना सेफ है एक पेशेंट के लिए? इसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। ये जो गांव में या इंटीरियर बहुत दूर दूर लोगों में ऐसा करते हैं, इसकी मैं आपको एक अच्छा सा एक वो देता हूँ। आप थोड़ा हंसेंगे बट आप फील करेंगे कि हाँ क्या सच्चाई है। मैंने आपको अभी बोला कि 90% मोर देन 90% केसेस में सीजर अपने आप सबसाइड हो जाता है, बोला नहीं बोला। तो होता क्या है, जब ये किसी गांव में ये जब उसको चप्पल मारते हैं या मोजा सुखाते हैं उसमें, है ना, तो 5 मिनट उसको सुखाते हैं या मारते हैं, 5 मिनट के बाद 90% केसेस में अपने आप सबसाइड हो जाता है। और लोगों को लगता है कि हमने चप्पल मारने से ठीक हो गया या मोजा सुखाने से ठीक हो गया, लेकिन वो अपने आप सबसाइड हुआ होता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चप्पल मारने से सीजर ठीक नहीं होता है, ना कि कुछ सुंघाने से सीजर ठीक होता है। हाँ, इतना ये है कि वो लोगों को धोखा दे सकते हैं कि हमने मारा, देखो ये अपने आप ठीक हो गया, बिकॉज मोर देन 90% केसेस में इट सबसाइड्स इट्स ओन। जी डॉक्टर साहब आई थिंक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसे अंधविश्वासों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो सबसे राइट डिसीजन है कि मेडिकल इमरजेंसी को अप्रोच। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, जो पेशेंट नॉन केस ऑफ सीजर डिसऑर्डर होते हैं, जो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, चाहे स्कूल जाते हों, तो आप देखोगे ना, उनको डॉक्टर जो है एक स्प्रे प्रिस्क्राइब करके रखता है, मिडाजोलम स्प्रे होता है, वो मिडा स्प्रे होता है। तो एक और इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई व्यक्ति या बच्चा देखेंगे जिसको सीजर हो रहा है, तो उसके जेब में ज़रूर चेक करें कि या उसके बैग में कि वो स्प्रे तो नहीं है। अगर वो स्प्रे या ड्रॉप्स आपको मिल जाता है तो वो उसके नाक में वो उसको स्प्रे करें, क्योंकि मिडाजोलम होता है, जो होता है बेंजोडाइज़ेपिन, उसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसको ब्रेक करने के लिए। जी डॉक्टर साहब ये तो हो गई हेड की बात। हेड से थोड़ा और नीचे आते हैं, चेस्ट में किस तरह की इमरजेंसीज देखने को मिलती है कॉमन पेशेंट में? देखो, चेस्ट में मोस्ट कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हो सकती है। वन इज़ कार्डिक, सेकंड इज़ नॉन कार्डिक एंड थर्ड इज़ ट्रॉमा। तीनों टाइप की इमरजेंसीज हो सकती हैं। अगर हम बात करेंगे कार्डिक की, कार्डिक में जो इमरजेंसीज हो सकती हैं चेस्ट का हम बात करें, वो हो सकता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज देखा होगा कि आजकल यंग एज में हार्ट अटैक। जी डॉक्टर साहब, खासकर जो लोग जिम जा रहे हैं, इतना सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि जिम में वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक हो गया। तो क्या रीजन है हार्ट अटैक के, क्या शुरुआती लक्षण है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो हार्ट अटैक, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक होता क्या है। हमारे बॉडी में हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी को, सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, पंप करता है ब्लड पूरे हेड, ब्रेन से लेकर नीचे टो तक सारे टिश्यूज़ में, है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। तो जब ये कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसको खुद को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड को खुद, हार्ट को खुद से ही मिलती है। कैसे होता है कि जब हार्ट का जो पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से जब आयोटा, एक बड़ी आर्टरी होती है, आयोटा निकलता है, तो वहीं से 2 ब्रांच जो होती हैं वो वापस हार्ट को आ जाती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। लेफ्ट और राइट, या उनकी ब्रांच भी होती है। लेफ्ट वाले में या राइट वाले में या उसकी किसी ब्रांच में अगर किसी कारण उसमें अगर क्लॉट बन जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, जैसे सेम मैंने ब्रेन के लिए बोला था, तो वो जो आगे वाला हिस्सा हार्ट का है उसमें अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, तो उस फिनोमेनन को, इस चीज़ को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। सिंपल वे में हम बात करें कि
कोरोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है उसमें, या लेफ्ट हो या राइट हो या किसी भी ब्रांच में, उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। अब बात करेंगे इसकी सिम्टम क्या है। सिंपल वे में इसके जो सिम्टम होते हैं वो हमें 2 टाइप में डिवाइड करने होते हैं। मैं ये सब जो है ये बता रहा हूँ ये एज अ लेमैन, ताकि जो हमारे ऑडियंस है उनको समझाए, क्योंकि सारे लोग डॉक्टर या नर्स नहीं होते हैं, है ना। तो एक सिंपल कॉमन मैन को भी पता होना चाहिए कि सिम्टम क्या हो सकता है। टिपिकल सिम्टम होता है, इसमें टिपिकल एंड एटिपिकल सिम्टम होते हैं। जो टिपिकल सिम्टम होते हैं वो सिंपल में छाती में दर्द हो जाना, मोस्टली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होता है। और जो ये पेन होता है, चेस्ट पेन लेफ्ट साइड, ये इसका रेडिएशन होता है, वो जा सकता है या तो आपको लेफ्ट शोल्डर में जा सकता है, या लेफ्ट अपर रिम में जा सकता है, लेफ्ट नेक में साइड जा सकता है, या फिर जॉ में जा सकता है, अगर ऐसा इसका करेक्टरिस्टिक होता है। और इस पेन के साथ अगर स्वेटिंग भी एसोसिएटेड है तो इसको और सॉलिड एक कंक्रीट बना देती है कि हाँ जी ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो भी एक सिम्टम हार्ट अटैक का हो सकता है। या चेस्ट हैवीनेस, स्क्वीजनेस हो जाता है, लगता है उनको वो सब बोलते हैं कि हमें चेस्ट पे किसी ने बहुत भारी पत्थर रखा है ना, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। हाँ जी। अब हम बात करेंगे एटिपिकल सिम्टम का। एटिपिकल सिम्टम क्या होता है कि जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट अटैक नहीं होता है, बट कैन बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। उसमें क्या आता है, उसमें हम फिर बात करेंगे हेड टू टो से, ठीक है। मैं सिंपल वे में लोगों को याद कराना चाहता हूँ। अगर किसी पेशेंट को डिजीनेस, गिडीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, या सीवियर हेडेक या एसोसिएटेड विद डिजीनेस एंड गिडीनेस हो रहा है, दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, दैट कैन आल्सो बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। किसी पेशेंट को नोजिया हो रहा है, दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। किसी पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक पेन, अपर एब्डोमेन में अगर पेन हो रही है, दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन, कभी सुना नहीं होगा ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, किसी पेशेंट को लूज स्टूल्स अगर है, लूज मोशन है, डायरिया अगर है, दैट कैन बी आल्सो अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। और अगर किसी पेशेंट में फैटिगनेस है, टायर्डनेस है, बॉडी पूरी थकी थकी लग रही है, दैट कैन आल्सो बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए मुझे, सर फिर ये तो सारा सब कुछ ही हार्ट अटैक है कि नहीं? बट ऐसा नहीं है। ये जो एटिपिकल सिम्टम है ये 3 टाइप्स के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, अगर कोई पेशेंट का एज मोर देन 60 है, या जो फीमेल जेंडर है, इन 3 टाइप के पेशेंट्स में अगर ये एटिपिकल सिम्टम पाए जाते हैं तो हमें इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। नियरेस्ट डॉक्टर जो आपके पास उसको दिखाना चाहिए, या फिर आप नियरेस्ट इमरजेंसी में जाके दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हमने, जब मैं दिल्ली में था, हमने एक सर्वे किया था दिल्ली में कि अवेयरनेस कितनी है लोगों में सीपीआर की। जी डॉक्टर, सीपीआर की अवेयरनेस की है। सीपीआर भी जुड़ा है कार्डिक अरेस्ट, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जान के ये बहुत दुख होगा कि 70 to 80% लोगों में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को सीपीआर के बारे में पता ही नहीं है। तो हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट की तो दूर दूर की बात है। तो कार्डिक अरेस्ट क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में हार्ट का जो फंक्शन होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड होता है, जब वो शंट हो जाता है, बंद हो जाता है, उसकी पूरी एक्टिविटी बंद हो जाती है, उसको कार्डिक अरेस्ट कहा जाता है। द हार्ट इज़ नॉट एबल टू इजेक्ट द ब्लड, जो कि सफिशिएंट हो कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, उनको परफ्यूज कर सके, उसको कार्डिक अरेस्ट बोला जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एक पेशेंट जिसको कार्डिक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है, उसके लिए एक इमरजेंसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जिसको आपको जिस पेशेंट को, जो मैंने बोला कि हार्ट अटैक के सिम्टम है अगर किसी को, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल उनको जाना चाहिए। वहाँ डॉक्टर देखेगा, एक ईसीजी करेगा वहाँ पर इमरजेंसी में, और ईसीजी में अगर कोई चेंजेस आई होंगी तो हम उसको लेबल करेंगे कि हाँ जी हार्ट अटैक है। अगर नहीं होगी तो उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा। अब जो कार्डिक अरेस्ट होता है, कार्डिक अरेस्ट जानने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला था, स्ट्रोक को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए निमोनिक होता है, वैसे ही कार्डिक अरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये कार्डिक अरेस्ट है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने बेहोश हो जाए, आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कार्डिक अरेस्ट है? सिंपल 5 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको जानना, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में अगर बेहोश हो जाता है, तो वो कार्डिक अरेस्ट है या सिर्फ सिंपल बेहोश है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे जानेंगे?
सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो गाइडलाइन के हिसाब से होता है वो ये है कि फर्स्ट सीन एंड सेफ्टी। अगर कोई व्यक्ति आपको सड़क में गिरा हुआ है, किसी ने गाड़ी ने हिट किया, बहुत बिजी रोड है, वहाँ गाड़ी ने हिट किया वहाँ पर, है ना, हम लोग सड़क पे कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले सड़क को ट्रैफिक को रोकेंगे, उस एरिया को सेफ बनाएंगे, है ना, तभी हम उसको अप्रोच करेंगे। इसको बोलते हैं सीन एंड सेफ्टी। अगर सीन सेफ नहीं है तो हम उस व्यक्ति को वहाँ से उठा के एक सेफ जगह रखेंगे, है ना, किनारे में रखेंगे, साइड में रख देंगे उसको। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है कि आपने असेसमेंट करना है आप इस पेशेंट को कि ये मेरा रेस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा। क्यों? पेशेंट व्यक्ति बेहोश पड़ा है, तो आप उसके कंधे पे, शोल्डर्स पे 3 से 4 बार टैपिंग करेंगे। अगर उसका नाम पता है तो नाम से आप चिल्लाएंगे, अगर नाम नहीं पता है तो आप कुछ भी मिस्टर या मिस कह सकते हैं उसको। तो उसको शोल्डर पर टैप करना है ज़ोर ज़ोर से। एक पेन स्टिमुलर होता है जो ब्रेन को जाता है। अगर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में नहीं है तो वो कॉन्शियस हो सकता है, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है कि हम लोग अगर ये व्यक्ति आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो अब आपने सोचना है कि हाँ जी ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आप अकेले हो, यू नीड हेल्प। तो थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने कॉल फॉर हेल्प करना है। वो क्या हो सकता है? जो आपके आसपास लोग हैं उनको आप हेल्प के लिए बुला सकते हो, और उन्हीं में से किसी को बोलो कि जाके एम्बुलेंस को कॉल कर लो, है ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एम्बुलेंस नंबर क्या है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया में आपको 4 नंबर बहुत ज़रूरी हैं जो याद रखने हैं। नंबर 1 102, नंबर 2 108, नंबर 3 112 112, एंड नंबर 4 जो नंबर आपको याद रखना है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका कॉलेज है या आपका घर है, जो नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल हो, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसका आपका इमरजेंसी का नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कैन कम एनी टाइम। तो ये आपने कॉल करना उसको, एम्बुलेंस को बुलाना है, और वहाँ से जो भी एक्सपर्ट की टीम आएगी वो देखेगी इस पेशेंट को, आगे प्रोसीड करेगी इसको बचाने के लिए। जब तक एम्बुलेंस आएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपने? अब आपने देखना है कि ये पेशेंट जो है, व्यक्ति जो है, कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि एक पेशेंट में, एक इंसान में लाइफ साइन ऑफ लाइफ क्या है? ब्रेथ एंड पल्स। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस पेशेंट में साइमल्टेनियसली विदाउट वेस्टिंग टाइम उसका कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, जो कि सेंट्रल और बड़ा होता है, और साथ में उसका चेस्ट राइज देखेंगे कि छाती में उसका मूवमेंट है कि नहीं है। कान देखने से, सूंघने से दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपने देखना है कि उसका चेस्ट मूवमेंट है कि नहीं। अगर चेस्ट मूवमेंट है दैट मीन वो ब्रीथ कर रहा है, और साथ में आपको देखना है कि वो उसका पल्स है या नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, दोनों चीज़ें एब्सेंट है, पल्स भी एब्सेंट है और ब्रेथ भी, ब्रीदिंग भी एब्सेंट है, तो पांचवा जो स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट इज CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन आपने करना है। ये इसका ट्रीटमेंट है जब तक कि एक्सपर्ट की टीम आपके पास नहीं आएगी। अभी हमने रिसेंटली देखा है हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ पर एक व्यक्ति जो था एक मास्क में नमाज पढ़ रहा था, ठीक है, वहाँ उसका कार्डियक अरेस्ट आ गया। उसको हमारे हॉस्पिटल लेके आए, एक बाईस्टैंडर जो वहाँ था वो डॉक्टर था, वो उसको CPR करते करते हमारे यहाँ लाया, और हमने उसको आधा घंटा और रिससिटेट किया, यहाँ पर उसको रिवाइव किया, और 4-5 दिन के बाद वो पेशेंट जो है चलते चलते घर गया। डॉक्टर साहब, ये CPR करना कैसे है और किस तरह से ये CPR एक पेशेंट को दिया जा सकता है? तो CPR करने के लिए सिंपल एक आपको स्टेप्स याद रखनी है। आपका जो हील ऑफ द हैंड होता है, ये आपने पेशेंट के चेस्ट में रखना है। चेस्ट में कहाँ पर रखना है? जहाँ पर हार्ट होता है। हार्ट कहाँ पर होता है? बिटवीन द 2 निपल इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट आपने उसको हाथ रखना है, और उसको लॉक करके डोमिनेंट हाथ से, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे आप जूम कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ऐसे करके आप उसके चेस्ट पे रखिए और वहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। रेट इसका ये होता है कि आपने 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन देना होता है, और उसके बाद 2 टाइम आप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दोगे। ये 30:2 एक साइकिल होता है, तो आपने कंटिन्यू 5 साइकिल करने हैं, तब तक रुकना नहीं है आपने। तो करते रहिए, और 5 साइकिल के बाद आपने दोबारा से रुकना है, और उसका दोबारा से रीअसेसमेंट करना है। स्टेप नंबर 4 था पल्स एंड ब्रीदिंग चेक करना है। अगर आ गया है तो आप रुक जाओगे, अगर नहीं आएगा तो आप इस CPR को कंटिन्यू करते रहोगे। डॉक्टर साहब, क्या रीजन है कि हमारी यूथ पॉपुलेशन में हार्ट अटैक के रेट्स बहुत हाई होते जा रहे हैं? देखो, यंग एज में आप बात कर रहे हो, यंग एज में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिसर्च भी आज आसपास भी हम देख रहे हैं, उसके बहुत सारे रिस्क है। एक रिस्क फैक्टर नहीं है, इसके मल्टी फैक्टोरियल है। नंबर 1 सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग एक्टिविटी हमारी कुछ नहीं है। नंबर 2 हमारा खाना पीना, जंक फूड हम इतना खाते हैं कि हमारा
कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल सारा बढ़ रहा है, हमारा इनएडुकेट स्लीप, 8 से 9 घंटे हमें स्लीप करना चाहिए, वो नहीं हो रही है, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक होता है कि अगर किसी को हेरिडिटरी जेनेटिकल, अगर किसी के फादर मदर को हार्ट अटैक आया हो तो उसके भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक मल्टी फैक्टर करके एक पेशेंट को इस तरफ लेके जाता है। जी डॉक्टर साहब पल्मोनरी इमरजेंसी के बारे में बात करूंगा, जैसे कि अस्थमा है। अस्थमा के केस में क्या लक्षण रहते हैं और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए एक अस्थमैटिक पेशेंट को अगर अटैक हो जाए? देखो, अस्थमा अटैक उसी पेशेंट में होता है जिसको अस्थमा की बीमारी हो। अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा जो लंग है उसके जो ब्रोंक्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अस्थमा अटैक आता है, उसमें जो सिम्टम है सिंपल होता है कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट उनके पास एक पफ होता है ना, जो कि उनको ब्रोंको डायलेटर होता है। जब भी वो उनको अटैक आता है तो वो पफ करते हैं, 2-3 पफ करते हैं, जो उनके ब्रोंक्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और सांस उनकी आसान हो जाती है। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत नियरेस्ट किसी इमरजेंसी में जाके वहाँ डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अस्थमा अटैक ही है या कुछ और है। उसका ECG भी करेंगे, उसको न्यूबलाइजेशन भी हम देंगे, भाप देंगे, उसको न्यूबलाइजेशन हम बोलते हैं, और चेक करेंगे कि ये क्यों है। जी डॉक्टर साहब हमारे भारत में और खासकर जम्मू में जानना चाहूँगा, ये ट्रॉमा केयर सेंटर कितना और इमरजेंसी सेंटर कितना डेवलप्ड है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में आज की डेट में अवेलेबल है? देखो, इंडिया के में आपको बताया कि इंडिया में अभी पूरा डेवलप नहीं है, बट प्रोग्रेस में है, नई ब्रांच है, यंग ब्रांच है, इमर्जिंग ब्रांच है, तो चांसेस बहुत हैं कि इसमें आगे बहुत अच्छा होगा। इसमें अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इतना डेवलप नहीं है। जो मैंने अभी देखा है कुछ महीनों से यहाँ पर जम्मू में हूँ मैं, तो इतना ज़्यादा लोगों को इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा के बारे में पता नहीं है, और डिपार्टमेंट भी डेवलप नहीं है ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरत है जम्मू जैसे शहर में, कश्मीर जैसे श्रीनगर में बड़े शहर में, यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा होना चाहिए, अच्छे लेवल पे होना चाहिए, जिसमें ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियन और डॉक्टर होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब आपने इस ब्रांच को अपना करियर परस्यू करने का डिसीजन कैसे लिया? मैं GMC श्रीनगर में था, तो जब ड्यूरिंग इंटर्नशिप, तो जब मैं इंटर्नशिप, क्योंकि उस इंटर्नशिप के दौरान एक हमारे डॉक्टर को डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके रोटेशन करनी पड़ती है, तो जो उस दौरान जो मुझे सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगा रोटेशन के दौरान वो था इमरजेंसी मेडिसिन। तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन में ही जाऊँगा। जी डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए जो मेडिको हैं अपना करियर इमरजेंसी मेडिसिन में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई गाइडेंस और मैसेज देना चाहें? देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इमरजेंसी मेडिसिन जो है एक यंग टर्मिनल ब्रांच है, यंग ब्रांच है, इमर्जिंग ब्रांच है। इसमें कैरियर बनाना चाहिए लोगों को, और ये अभी एम्स में भी होता है, ये DNB भी होती है हमारी, इसमें मास्टर प्रोग्राम बहुत सारे हैं। तो अच्छे लेवल पे यहाँ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, PG प्रोग्राम चल रहे हैं इमरजेंसी मेडिसिन में। लोगों को इसमें जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये हाईली पेड भी है, और इसमें आपका जो है ना एंथुसियाज्म और एड्रेनलिन हमेशा हाई रहता है, आप बहुत एक्टिव रहते हो इसमें, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए, और आप करोगे इसको, लोगों को फ़ायदा आएगा। जी डॉक्टर साहब कोई ऐसी पेशेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ जो बहुत ही इंस्पायरिंग रही हो, कैसे पेशेंट की अटेंडेंट ने उसको राइट फर्स्ट एड दिया और वो उस इमरजेंसी से बाहर आया? अभी सिंपल आपको बताया मैंने कि इधर की ही बात है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास पेशेंट आया था, नमाज़ पढ़ रहा था, सिंपल बात है ना, नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो वहाँ जो लोग थे उनमें से एक जो था वो डॉक्टर था, है ना, उसने उसको वहीं पर उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि कार्डियक अरेस्ट है, रिकॉग्नाइज़ किया और उसको ट्रांसपोर्ट किया विद CPR। हमारे यहाँ पहुँचाया, हमारी टीम वहाँ पर पूरी थी, यहाँ पर इमरजेंसी में रेडी थी। तो उनने उसको वेंटिलेटर पे भी डाला, वेंटिलेटर पे रखा उस पेशेंट को, उसका CPR और आधा घंटा किया, और आप देखो ना कि आउटकम क्या है, पेशेंट वॉकिंग कर गया, विच इज़ अनएक्सेप्शनल। मतलब इट इज़ एक्सेप्शनल केस है कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में 30 मिनट से ज़्यादा है और अच्छा CPR उसको मिला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस जहाँ उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ, फिर हॉस्पिटल आया, फिर उसका हमने कैथ लैब में उसका स्टेंटिंग किया उसको, क्योंकि हार्ट अटैक था उसको, फिर वो आउटकम अच्छा है। तो एक सिंपल है, ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं कि अगर ऑन टाइम, गोल्डन टाइम के पीरियड के बीच में आप पेशेंट को फर्स्ट एड दे देते हो, मेन रोल होता है बायस्टैंडर का या रिलेटिव का या फिर अटेंडेंट का। अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि डॉक्टर आएगा, एम्बुलेंस आएगी, वो करेगी, तब तक वो आधा घंटा जो है ना वो निकल गया होता है, और ब्रेन जो होता है सिर्फ 6-7 मिनट में डेड हो जाता है अगर उसको हम परफ्यूज़ नहीं करेंगे। जी डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करना चाहूँगा। क्या रोबोटिक सर्जरी जैसी टेक्नोलॉजी हार्ट और इमरजेंसी ट्रॉमा में भी पहुंच चुकी है, और कितनी एफिशिएंसी से वो पेशेंट को ट्रीट कर रही है ये टेक्नोलॉजी? देखो, मुझे लगता नहीं है कि अभी इंडिया में रोबोटिक कोई इमरजेंसी मेडिसिन का कुछ आया है अभी, बट हाँ, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आने वाले टाइम में ज़रूर आएगा। जी डॉक्टर साहब, कोई मैसेज हमारी जनरल ऑडियंस को देना चाहें आप इमरजेंसी से बाहर आने के लिए, एक मेडिकल इमरजेंसी से बाहर आने के मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला, निमोनिक, बी फास्ट याद रखो आप, हार्ट अटैक के जो सिम्टम है वो याद रखो आप, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंडीशन है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है और इसमें लॉन्ग टर्म परमानेंटली डिसेबिलिटी भी होती है। तो अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर हरमीत जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक वन टेलीविजन एंड डिजिटल नेटवर्क।